प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन विज्ञान लेसन के अंतर्गत प्रतिबिंब रूपों के वियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि से संपन्न होती है तो उत्पाद के रूप में सदैव ही रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस रेशमिक मिश्रण से D रूप तथा L रूप को पृथक करने की प्रक्रिया को वियोजन रिजोल्यूशन कहते हैं। अर्थात रेशमिक मिश्रण से डेक्स्ट्रोरोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्लस रूप तथा लिवोरोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक माइनस रूपों को पृथक करने की प्रक्रिया को वियोजन रिजोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, अतः प्रतिबिंब रूपों को प्रवाजी आसवन तथा क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिबिंब रूपों को रेशमिक मिश्रण से पृथक करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। वे निम्न प्रकार हैं। प्रथम, यांत्रिक पृथक्करण, मैकेनिकल सेपरेशन। यह वियोजन की सबसे प्राचीन विधि है। सन 1848 में पास्टर ने इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग करके सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण का वियोजन करके इसके D तथा L रूप प्रतिबिंब रूपों का पृथक्करण किया था। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिबिंब रूपों के क्रिस्टल की आकृति एक समान नहीं होती है, अर्थात प्रतिबिंब रूपों के क्रिस्टल भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। इनके क्रिस्टल की आकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः इनको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी का उपयोग करके एक एक करके क्रिस्टल को चुन चुन करके पृथक कर सकते हैं। इस विधि में बहुत अधिक समय लगता है तथा सभी कार्बनिक यौगिकों के दर्पण प्रतिबिंब रूपी क्रिस्टल नहीं बनते हैं, अतः ये विधि अधिक उपयोगी नहीं है। अतः यांत्रिक पृथक्करण मैकेनिकल सेपरेशन विधि अधिक उपयुक्त नहीं है। सेकेंड, जैव रासायनिक विधि बायोकेमिकल मेथड। इस विधि को भी सर्वप्रथम पास्टर ने सन 1858 में विकसित किया था। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी एवं यीस्ट रेशमिक मिश्रण में से एक प्रतिबिंब रूप को नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा रूप शेष रह जाता है, अर्थात दूसरा रूप इससे अप्रभावित रहता है तथा इस प्रकार हम एक दर्पण प्रतिबिंब रूप को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। पेनिसिलियम ग्लोकम, जो एक कवक है, को जब अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण के विलयन में से डेवलप करते हैं तो यह कवक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अमोनियम टार्ट्रेट D रूप को नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप विलयन में अमोनियम टार्ट्रेट का केवल वाम ध्रुवण घूर्णक L रूप ही शेष बचता है, जिसको क्रिस्टलन द्वारा आसानी से पृथक कर लेते हैं, लेकिन ये विधि काफ़ी महंगी होती है। इस विधि के कुछ दोष हैं जो निम्न प्रकार हैं। उपयुक्त जीवाणु अथवा कवक का चयन करना एक कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया में एक दर्पण प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप केवल एक प्रतिबिंब रूप ही प्राप्त होता है, अतः ये विधि महंगी पड़ती है। जीवाणु अथवा कवक को डेवलप होने के लिए रेशमिक मिश्रण का अत्यंत तनु विलयन प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार इस विलयन से अल्प मात्रा में ही शुद्ध प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। उपयुक्त प्राप्ति के लिए अधिक विलयन एवं अधिक समय की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, एमिनो अम्ल को रेशमिक मिश्रण से उनके दर्पण प्रतिबिंब रूपों का पृथक्करण करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम एमिनो एसिड्स के रेशमिक मिश्रण का एसिटिलीकरण करते हैं। एमिनो एसिड की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, जिससे एसिटिलीकृत एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इसके पश्चात इस एसिटिलीकृत रेशमिक उत्पन्न को यीस्ट के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे यीस्ट में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, जो कि जल अपघटन के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ये एंजाइम केवल एल एसिटिलीकृत व्युत्पन्न का ही जल अपघटन करता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एमाइलेज एंजाइम है, वह
एसिटिलीकृत एमिनो एसिड के रेशमिक मिश्रण में से केवल एल एसिटिलीकृत व्युत्पन्न का ही जल अपघटन करता है। इससे डी रूप जो है वो अप्रभावित रहता है, जिसे सामान्य जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा हम डी एमिनो एसिड हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक विधि। सन 1858 में पास्टर ने इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया था। वियोजन की एक अच्छी विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में ध्रुवण घूर्णक अम्लों अथवा क्षारकों का वियोजन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि क्षारकीय अथवा अम्लीय रेशमिक मिश्रण ध्रुवण घूर्णक अम्ल अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न समावी अर्थात लवण के व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि विभिन्न समावी व्युत्पन्नों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है, अतः इनको प्रभावी क्रिस्टलन अथवा प्रभावी आसवन द्वारा आसानी से पृथक किया जाता है। यदि रेशमिक मिश्रण अम्लीय होता है तो उसको ध्रुवण घूर्णक क्षार के साथ उपचारित करके विभिन्न समावी लवण प्राप्त करते हैं, जिनकी विलेयता भिन्न भिन्न होती है, जिसके फलस्वरूप इनको प्रभावी क्रिस्टलन द्वारा पृथक करते हैं। इसके पश्चात पृथक किए गए विभिन्न समावियों का उचित अभिक्रमण के साथ जल अपघटन करा करके डी तथा एल प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यदि रेशमिक मिश्रण यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्लीय है तो उसको हम ध्रुवण घूर्णक क्षार के साथ उपचारित करते हैं, जिससे यहाँ पर हमें इनके लवण प्राप्त होते हैं तथा इनका जल अपघटन करने पर यहाँ पर डी एसिड प्लस डी क्षार और इस लवण के जल अपघटन से एल अम्ल प्लस डी क्षार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि रेशमिक मिश्रण क्षारीय होता है तो इसकी ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं और इसे विभिन्न समावी लवण व्युत्पन्न में परिवर्तित करते हैं, जिनको प्रभावी क्रिस्टलन द्वारा आसानी से पृथक कर लेते हैं और इसके पश्चात विभिन्न समावी लवणों को जल अपघटन कराते हैं, जिससे इनके दोनों रूप हैं वो आसानी से पृथक प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह वियोजन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस वियोजन विधि में मुख्यतया ध्रुवण घूर्णक टार्टरिक अम्ल, कैम्फर, सल्फोनिक अम्ल इत्यादि जैसे अम्लीय वियोजक या मॉर्फिन, क्विनीन जैसे क्षारकीय वियोजकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, समवर्णलेखी विधि, कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम हेंडरसन और रूल ने सन 1939 में किया था। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि अगर कुछ ध्रुवण घूर्णक या सामान्य अधिशोषक का स्तंभ कॉलम बनाकर उसके ऊपर रेशमिक मिश्रण के विलयन को डाल दिया जाए, तत्पश्चात उसका इल्यूशन निक्षालन किया जाता है, क्योंकि स्तंभ में लिए गए अधिशोषक पर रेशमिक मिश्रण में विद्यमान प्रतिबिंब रूपों का अधिशोषण वर्णात्मक होता है, सिलेक्टिव होता है। अतः एक प्रतिबिंब रूप अत्यंत तीव्रता से स्तंभ के ऊपर ही अधिशोषित हो जाता है, जबकि दूसरा प्रतिबिंब रूप स्तंभ पर अल्प अधिशोषित होता है, जो निक्षालक एलिमेंट के साथ विलय होकर के शीघ्रता से स्तंभ में नीचे की ओर चला जाता है, जिसे अम्ल ध्रुवीय निक्षालन की सहायता से स्तंभ के नीचे पहले इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार से प्राप्त विलयन को आश्रित करके उस प्रतिबिंब रूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात तीव्रता से अधिशोषित होने वाले प्रतिबिंब रूप को अधिक ध्रुवीय विलायक को स्तंभ पर प्रवाहित करते हैं, जिससे यह रूप विलय होकर के नीचे चला जाता है और इस प्राप्त विलयन को आश्रित करते हैं, जिससे दूसरा तीव्रता से अधिशोषित होने वाला प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एंडरसन का रूल ने इस विधि का उपयोग करके कैम्फर व्युत्पन्न के रेशमिक मिश्रण को डी लैक्टोज अधिशोषक के स्तंभ द्वारा इसके प्रतिबिंब रूपों को पृथक किया था। इस प्रकार कैम्फर सल्फोनिक अम्ल के रेशमिक मिश्रण को सिलिका जेल अधिशोषक द्वारा इसके ध्रुवण घूर्णक प्रतिबिंब रूपों में पृथक किया गया है। ये विधि भी रेशमिक मिश्रण के वियोजन की एक महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट, असममित संश्लेषण, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ऐसी विधि जिसमें किसी सममित यौगिक यानी कि ध्रुवण अघूर्णक यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा असममित ध्रुवण घूर्णक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, उसे असममित संश्लेषण कहते हैं। अर्थात
असमित संश्लेषण में सममित यौगिक से असममित यौगिक या ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण है वो असममित संश्लेषण कहलाता है। क्योंकि सममित अणु से असममित अणु का संश्लेषण होता है, अतः D व L दोनों विन्यास के बनने की बराबर संभावना होती है। यही कारण है कि असममित संश्लेषण में सदैव ही रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराते हैं तब यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में बनता है, जिसको हम वियोजन की विधि से आसानी से इसके दोनों रूप हैं वो पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार से पायरुविक अम्ल का अपचयन करते हैं तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अतः असमित संश्लेषण विधि के अंतर्गत ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण होता है या सममित यौगिक से असममित यौगिक बनता है। अतः इसे असममित संश्लेषण कहते हैं और इस संश्लेषण के फलस्वरूप सदैव ही रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है।